नमस्कार दोस्तों, बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके सामने 28 जनवरी 2022 के समाचार विश्लेषण प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसमें द हिंदू अखबार से संबंधित प्रमुख आलेखों की हम समीक्षा करेंगे और उनसे संबंधित जो भी मुख्य परीक्षा के संभावित प्रश्न हैं, उनकी उत्तर संरचना की भी हम चर्चा करेंगे। आज की अपनी चर्चा को प्रारंभ करने से पहले आप सभी अभ्यर्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी के द्वारा एक सेमिनार का आयोजन किया जा रहा है, जिसे आगामी रविवार को यानी 30 जनवरी 2022 को सायंकाल 4 बजे आयोजित किया जाएगा। 1 घंटे के इस सेमिनार में सिविल सेवा परीक्षा 2023 के संबंध में आप तैयारी की रणनीति किस तरह से बनाएं, इसके संबंध में प्रमुख सुझाव और मार्गदर्शन आपको प्रदान किया जाएगा। इस सेमिनार को बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी के वरिष्ठ शिक्षक रशीश कुमार सर के द्वारा संचालित किया जाएगा। रशीश कुमार सर के द्वारा संचालित इस सेमिनार के माध्यम से सिविल सेवा परीक्षा के संबंध में जो भी आपकी समस्याएं हैं, उनके प्रमुख रूप से समाधान प्रस्तुत किए जाएंगे। जैसे दैनिक समाचार पत्र को किस तरह से पढ़ा जाए, समसामयिकी का अध्ययन किस रूप में किया जाए, साथ साथ मुख्य परीक्षा में वैकल्पिक विषय का चुनाव किस रूप में किया जाए। आपकी विभिन्न प्रकार की जो समस्याएं सिविल सेवा परीक्षा 2023 के संबंध में हैं, उनके अंतिम रूप में निराकरण के लिए आपको इस सेमिनार में भाग लेना चाहिए। इसमें भाग लेने की प्रक्रिया अत्यंत आसान है। आप ध्यान रखें, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन पूर्णतः निःशुल्क है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक के माध्यम से आज ही अपने रजिस्ट्रेशन को आप संपन्न करें और सिविल सेवा परीक्षा 2023 में निश्चित सफलता प्राप्त करने के लिए रशीश कुमार सर के द्वारा संचालित इस सेमिनार में भाग लीजिए। आज के अपने सत्र को प्रारंभ करने से पहले हम सत्र के प्रमुख विषय देख लेते हैं। पहला हमारा विषय है भारत की अर्थव्यवस्था और अनौपचारिकता की चुनौती। हमारी अर्थव्यवस्था में जो अनौपचारिक क्षेत्र व्यापक रूप में है, उसको किस रूप में औपचारिक क्षेत्र में बदला जाए, उसके संबंध में प्रमुख रूप से चर्चा है और इसके संबंध में चुनौतियां क्या हैं, वह भी आलेख में प्रमुख रूप से चर्चा किया गया है। दूसरा सत्र का विषय है बजट निर्माण को समझना। 1 फरवरी 2022 को हमारा आगामी बजट प्रस्तुत होने वाला है। इसी संबंध में बजट के जो आंतरिक प्रमुख भाग हैं, उनकी यहाँ पर चर्चा की गई है। स्कूल को पुनः खोलना, स्कूलों के बंद होने से शिक्षा पर जो प्रभाव पड़ रहा है और बच्चों के मानसिक और सामाजिक विकास की जो स्थितियां हैं, वो कमजोर हो रही हैं। इसीलिए स्कूलों को जल्द खोलने की प्रक्रियाएं की जानी चाहिए। चौथा हमारा विषय है गलत मार्ग। यहाँ पर केरल सरकार के द्वारा लोकायुक्त के संबंध में जो परिवर्तन किए गए हैं, उस पर प्रमुख रूप से चर्चा है। अंतिम हमारा विषय होगा यूरोपीय संघ ने चीन के खिलाफ विश्व व्यापार संगठन का मामला शुरू किया है और लिथुआनिया को लेकर चीन की जो कार्रवाई है, उसी के विरोध में यूरोपीय संघ ने यह कदम उठाया है। अंत में हमारी चर्चा के आधार पर मुख्य परीक्षा के जो भी संबंधित अभ्यास प्रश्न होंगे, उनकी उत्तर संरचना की हम चर्चा करेंगे। आज के अपने पहले विषय को हम देखते हैं, इंडियाज इकोनॉमी एंड द चैलेंज ऑफ इनफॉर्मेलिटी। भारत की अर्थव्यवस्था में अभी भी अनौपचारिक क्षेत्र एक बड़ा भाग बनाता है। ये एक अलग तथ्य है कि महामारी के कारण इस क्षेत्र का भारत की जीडीपी में जो योगदान है, उसमें गिरावट अवश्य आई है, लेकिन अभी भी हमारा जो अनौपचारिक क्षेत्र है, वो देश की अर्थव्यवस्था में एक बड़ा भाग बनाता है। तो उसके संबंध में क्या समस्याएं हैं, किस कारण से वो पूर्णतः औपचारिक क्षेत्र में नहीं बदल पा रहा है, प्रमुख रूप से आलेख में चर्चा की गई है। यह आलेख प्रश्न संख्या 6 पर है और सामान्य अध्ययन के द्वितीय प्रश्न पत्र में हम इसे आर्थिक विकास से संबंधित कर सकते हैं। भारत की अर्थव्यवस्था में जब हम औपचारिक और अनौपचारिक क्षेत्र की बात करते हैं, इसे संगठित और असंगठित क्षेत्र के रूप में भी जाना जाता है। जब हम औपचारिक क्षेत्र की बात करते हैं, तो प्रमुख रूप से यहाँ पर 10 से अधिक व्यक्ति काम करते हैं और 10 से कम व्यक्ति काम करने वाले जो भी एक तरह से उत्पादन केंद्र हैं, उन्हें प्रमुख रूप से अनौपचारिक क्षेत्र माना जाता है। इसी के साथ साथ जो अनौपचारिक क्षेत्र होते हैं या असंगठित क्षेत्र होते हैं, वहाँ पर श्रमिकों के जो कानून हैं, वो प्रमुख रूप से लागू नहीं होते हैं। तो ये एक तरह से बड़ा अंतर दोनों क्षेत्रों में दिखाई पड़ता है। 2016 से अगर हम भारत सरकार के प्रयासों को देखें, तो प्रमुख रूप से सरकार की कोशिश थी कि औपचारिक क्षेत्र का जो भाग है, वो एक तरह से बढ़ाया जाए, यानी अर्थव्यवस्था में जो अनौपचारिक क्षेत्र है, उसको भी औपचारिक क्षेत्र में लाया जाए। इसके लिए अगर हम देखें तो कुछ प्रयास भी किए गए। जैसे पहला प्रयास हम देखें, 2016 में ही मुद्रा का जो विमुद्रीकरण किया गया भारत में, डिमोनेटाइजेशन, विमुद्रीकरण के माध्यम से प्रमुख रूप से जो पुराने संचालित नोट थे, उनकी जगह नए नोट लाए गए। इस आधार पर अनौपचारिक रूप में जो भी अर्थव्यवस्था के भाग काम कर रहे थे, वो एक तरह से काफी सीमित रूप में काम कर पाए,
क्योंकि अनौपचारिक क्षेत्र में प्रमुख रूप से नकद के आधार पर काम होता है। तो सरकार के इस प्रयास को अनौपचारिक अर्थव्यवस्था के ऊपर एक चोट के रूप में देखा गया, लेकिन इससे बहुत बड़े पैमाने पर अंतर आया हो ऐसी स्थितियां नहीं थी, लेकिन ये एक बड़ा प्रयास था। दूसरा प्रमुख प्रयास था 2017 में, जब सरकार के द्वारा जीएसटी की शुरुआत की गई। जीएसटी के माध्यम से केंद्र और राज्य के जो अप्रत्यक्ष कर हैं उनको मिलाकर एकीकृत कर की व्यवस्था लाई गई। इसने भी अनौपचारिक क्षेत्र को कम करने के लिए एक दबाव बढ़ाया। तो सरकार के द्वारा जो भी वित्तीय लेन देन है उसमें डिजिटलीकरण की प्रक्रिया को बढ़ावा दिया गया। इसके आधार पर भी औपचारिक क्षेत्र की वृद्धि सुनिश्चित थी। एक और प्रयास के रूप में सरकार की तरफ से कोशिश ये की गई कि अलग अलग जो सरकारी पोर्टल जो इंटरनेट पर काम कर रही हैं वहां पर अनौपचारिक क्षेत्र के जो श्रमिक हैं उनका नामांकन किया जाए, यानी उनका रजिस्ट्रेशन कराया जाए। इसके माध्यम से भी अनौपचारिक की जो प्रक्रिया है उनको औपचारिक में लाया जा सके। उसके बाद भी बड़े पैमाने पर परिवर्तन की स्थितियां नहीं है, लेकिन परिवर्तन अवश्य हुआ है। यानी अनौपचारिक क्षेत्र में गिरावट आई है, लेकिन वो पूर्णतः अर्थव्यवस्था में समाप्त नहीं हुआ है। जब हम कहते हैं कि हम अर्थव्यवस्था को औपचारिक क्षेत्र में लाना चाहते हैं, संगठित क्षेत्र में लाना चाहते हैं, तो इसके लिए प्रोत्साहन क्यों दिया जाता है? तो प्रमुख रूप से कारण यह है कि जो भी हमारे औपचारिक क्षेत्र हैं वो अनौपचारिक क्षेत्र की तुलना में उत्पादन अधिक करते हैं। आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पर तकनीक का बड़े पैमाने पर उपयोग हो रहा है। नई तकनीक, नए प्रकार के जो निवेश वो अलग अलग साधन से इनको मिलते हैं। औपचारिक की तुलना में अनौपचारिक को इस प्रकार के साधन नहीं मिल पाते हैं, तो वहां पर उत्पादन की स्थितियां बहुत अच्छी नहीं है। तो अगर हम उत्पादन बढ़ाना चाहते हैं या उत्पादकता बढ़ाना चाहते हैं तो हम औपचारिक क्षेत्र की ओर जाते हैं, और यह एक प्रमुख कारण माना जाता है। दूसरा प्रमुख कारण यह है कि जो भी श्रमिक हमारे उद्योगों में अलग अलग क्षेत्र में काम कर रहे हैं उनको सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिलता है। अगर कोई भी उद्यम औपचारिक या संगठित क्षेत्र में है तो वहां पर श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा के जो अधिकार हैं, जैसे अगर हम प्रोविडेंट फंड की बात करें या अगर हम चिकित्सा बीमा की बात करें, तो ये सारी सुविधाएं एक तरह से उपलब्ध हैं। इसी के साथ साथ न्यूनतम वेतन की जो स्थितियां हैं वो सही से लागू की जाती हैं। जो भी उनको छुट्टियां मिलती हैं, महिलाओं को जो भी मातृत्व लाभ यानी मैटरनिटी बेनिफिट जो दिए जाते हैं वो सारे मिलते हैं। तो इस तरह की जो सामाजिक सुरक्षा की स्थितियां हैं वो श्रमिकों को सुनिश्चित की जा सकती हैं। यह भी एक प्रमुख कारण रहता है कि सरकार औपचारिक अर्थव्यवस्था की ओर प्रमुख रूप में जाने के लिए प्रयासरत है। अनौपचारिक क्षेत्र में अगर गतिविधियां देश की अर्थव्यवस्था में बढ़ी हैं तो उसके बड़े कारण ये हैं कि सरकार के जो भी विनियमन है, जो भी कानूनी प्रक्रियाएं व्यापारिक, वो काफ़ी जटिल हैं और साथ साथ कराधान की स्थिति काफ़ी ज़्यादा है। तो जटिल व्यापारिक जो कानूनी प्रक्रिया है उससे बचने और अधिक कर न देने के लिए एक तरह से जो भी क्षेत्र है वो अपने आप को अनौपचारिक क्षेत्र में रखना पसंद करते हैं। इसीलिए माना जाता है कि जो भी पंजीकरण करने की उद्योग की प्रक्रिया है उसको आप सरल कर दीजिए। व्यावसायिक आचरण के जो नियम है जो सरकार पालन कराना चाहती है, अगर उनको भी आसान किया जाएगा तो अधिक संख्या में जो व्यापार है वो उसको अपने साथ जोड़ेगा। साथ साथ औपचारिक क्षेत्र में श्रमिकों के लिए जो भी एक तरह से सुरक्षा के मानक हैं उनको एक तरह से कम करने की आवश्यकता है। यानी मानक इस रूप में रखे जाएं कि अनौपचारिक क्षेत्र के जो उद्यम हैं और वहां के जो श्रमिक हैं वो भी एक तरह से उसके पास पहुंच पाएं। तो इस तरह के सुधार अगर किए जाएंगे तो जो अनौपचारिक क्षेत्र है वो औपचारिक क्षेत्र की स्थितियों में आ सकता है। 1980 के दशक के अगर हम मध्य में देखें तो भारत सरकार के द्वारा अलग अलग प्रकार के कर सुधार लागू किए गए, जिसमें उद्देश्य ये था कि ऐसे विनिर्माण यानी फैक्ट्री उत्पादन करने वाले केंद्र जहां पर ज्यादा श्रमिक काम करते हैं यानी श्रम गहन क्षेत्र है, वहां पर जो भी छोटे उद्यम हैं उनको वित्तीय छूट प्रदान की जाए। सरकार की तरफ से इस प्रकार की योजनाएं शुरू की गई और लाइसेंस द्वारा बड़े स्तर के जो उद्यम है उनको विनियमित किया जाए। तो दो प्रक्रियाएं अपनाई गई। जो छोटे उद्यम थे उनको वित्तीय छूट एक तरह से देने का काम किया गया और जो बड़े स्तर के उद्यम थे उनको लाइसेंस की प्रक्रियाओं के माध्यम से विनियमित करके संरक्षित करने का प्रयास किया गया। इसका परिणाम यह हुआ कि बड़े पैमाने पर वित्तीय रियायतें प्राप्त करने के लिए कई जो श्रम प्रधान उद्योग थे जहां पर ज्यादा श्रम की आवश्यकता होती थी, उन्होंने अपने आप को अनौपचारिक या असंगठित क्षेत्र में बदल लिया और वहां पर अपने आप को विस्तारित किया, क्योंकि छोटे स्तर पर काम करने पर सरकार उनको व्यापारिक रूप में छूट दे रही थी। और यही छोटे जो उद्यम है वो अनौपचारिक क्षेत्र या असंगठित क्षेत्र में बड़े पैमाने पर बढ़ते गए, क्योंकि यहाँ पर श्रमिक ज्यादा संख्या में काम कर रहे थे और ये श्रम गहन क्षेत्र थे। जैसे अगर हम वस्त्र उद्योग की बात करें, चमड़ा उद्योग की बात करें, तो इस प्रकार के जो छोटे उद्योग हैं वो कहीं ना कहीं अनौपचारिक क्षेत्र में या असंगठित क्षेत्र में बढ़ते गए।
जैसे जैसे अर्थव्यवस्था में औपचारिक और अनौपचारिक क्षेत्र बढ़ते जा रहे थे, प्रमुख रूप से जो औपचारिक क्षेत्र थे यानी जो संगठित क्षेत्र के उद्योग थे, उन्होंने असंगठित क्षेत्र के जो उद्योग हैं उनका उपयोग छोटे कॉन्ट्रैक्ट करने यानी छोटे प्रकार के अनुबंध करने और आउटसोर्सिंग करने के लिए उपयोग करना शुरू किया। जैसे उदाहरण के लिए अगर हम कपड़ा उद्योग की बात करें तो सामान्य जो कपड़े के भाग हैं उनको एक तरह से कट करके अलग अलग सिलाई के रूप में कुछ भागों के रूप में निर्माण करना छोटे उद्योग में, और बड़ी मशीनों के माध्यम से जो बड़े उद्योग हैं उन्हें अंतिम रूप में रेडीमेड गारमेंट सिले सिलाए कपड़े के रूप में एक निर्मित उत्पाद के रूप में परिवर्तित करना। तो इस प्रकार से काम करने की जो प्रक्रियाएं छोटे स्तर की थी वो अनौपचारिक क्षेत्र में सीमित होने लगी और औपचारिक क्षेत्र उनको एक तरह से वहां से प्राप्त करने लगा सस्ते में। तो ये प्रक्रिया एक तरह से बढ़ी। इसमें प्रमुख रूप से ये भी हुआ कि जो श्रम बाजार है वो भी अनौपचारिक क्षेत्र से औपचारिक क्षेत्र को कॉन्ट्रैक्ट या अनुबंध के आधार पर श्रमिक उपलब्ध कराने लगा। इस प्रकार जो भी हमारा संगठित और असंगठित क्षेत्र है या जिसको हम औपचारिक और अनौपचारिक कह रहे हैं, इसका ये जो बंटवारा हुआ इसने प्रमुख रूप से यह निर्धारित कर दिया कि जो भी औपचारिक क्षेत्र है वो सस्ता श्रम और एक तरह से उत्पादन की कुछ सस्ती जो प्रक्रियाएं हैं वो अनौपचारिक क्षेत्र से प्राप्त करेगा और उनकी लागत को यह काफी कम करता है। तो यह प्रक्रिया प्रमुख रूप से बढ़ी। लेकिन इसके आधार पर अगर हम देखें कि बड़े पैमाने पर जो छोटे उद्यम थे वो कर के दायरे में आ गए, ऐसा नहीं हुआ। तो यहां पर अगर हम उदाहरण कपड़े उद्योग का फिर से देखें तो कपड़े उद्योग में जो संगठित क्षेत्र है वहां पर जो मिश्रित मिलें काम करती थी, यानी जहां पर पावर लूम भी था, मशीनें काम करती थी और हथकरघा भी था। और असंगठित क्षेत्र में आप देखें केवल हथकरघा ही था, वहां पर पावर लूम नहीं आया था, मशीनें नहीं आई थी। और इसके आधार पर हम देखें कि धीरे धीरे पावर लूम का जो उदय है वो होता गया और एक तरह से जो असंगठित क्षेत्र में हथकरघा उद्योग है वो लगभग समाप्त हो गया। इस प्रकार सरकार की नीति का अंतिम रूप में परिणाम ये हुआ कि या तो असंगठित क्षेत्र समाप्त हो गए या उनके द्वारा संगठित क्षेत्र को कुछ कार्य या सस्ते श्रमिक अनुबंध के आधार पर उपलब्ध कराना शुरू किया गया। तो यह प्रक्रिया तेजी से एक तरह से आगे बढ़ी। तो इसीलिए आप ध्यान रखें कि सरकार की जो नीतियां थी इससे रोजगार जरूर बढ़ा क्योंकि हमारा संगठित क्षेत्र आगे बढ़ा और असंगठित क्षेत्र में भी कार्य वृद्धि हुई, तो रोजगार की स्थितियां तो मजबूत हुई। लेकिन आप ये कहें कि उद्यमों को बड़े पैमाने पर करके दायरे में लाया गया, ये अभी भी एक चुनौती है। तो वो अभी भी अनौपचारिक क्षेत्र में ही बने हुए हैं, वो करके दायरे में बड़े पैमाने पर नहीं आए हैं। देश की अर्थव्यवस्था में अगर अनौपचारिक क्षेत्र अभी भी बड़े स्तर पर बना हुआ है तो इसमें प्रशासनिक समस्याएं ज्यादा उत्तरदायी नहीं है। प्रमुख रूप से अगर हम कारण देखें तो हमारे यहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं हैं, तो क्षेत्रीय स्तर पर या स्थानीय स्तर पर जो भी राजनीतिक और आर्थिक कारण है वो भी उत्तरदायी होते हैं। उदाहरण के लिए जैसे हम दिल्ली, मुंबई, कोलकाता की बात करें तो इन महानगरों में जो भी छोटे उद्यम काम कर रहे हैं अनौपचारिक क्षेत्र में, वो एक तरह से बड़ा वोट बैंक भी होते हैं। तो राजनीतिक दलों की तरफ से भी इन पर बहुत ज्यादा दबाव नहीं डाला जाता है और ये अनौपचारिक क्षेत्र में ही काम करते हैं। अनौपचारिक क्षेत्र के आज भी अर्थव्यवस्था में बड़े रूप में बने रहने के लिए अगर हम कुछ उत्तरदायी कारक देखें, यहाँ पर एक बड़ा प्रसिद्ध अध्ययन किया गया है। उस अध्ययन को अगर हम देखें, अनौपचारिकता और विकास, इस अध्ययन के माध्यम से स्पष्ट रूप में कहा गया है कि जब हम अनौपचारिक क्षेत्र की बात करते हैं, असंगठित क्षेत्र की बात करते हैं, तो इसकी मजबूती का सबसे प्रमुख कारण है अर्थव्यवस्था में अविकास की स्थिति। यानी अर्थव्यवस्था अगर अविकसित अवस्था में रह जाती है, वहां पर उतना विकास नहीं हो पाता है जितनी क्षमता है, तो हम मान सकते हैं कि वहां पर अनौपचारिक क्षेत्र बढ़ा हुआ है। इसी के साथ साथ अलग अलग देशों में जो अध्ययन किया गया उसमें स्पष्ट रूप से यह पाया गया कि जो अनौपचारिक क्षेत्र है और जो प्रति व्यक्ति आय है उसमें एक नकारात्मक संबंध है। यानी अगर किसी देश में प्रति व्यक्ति आय बढ़ रही है, यानी वहां पर विकास की स्थितियां बढ़ रही हैं, तो वहां पर अनौपचारिक क्षेत्र कम होता है। लेकिन अगर किसी देश में प्रति व्यक्ति आय में ज्यादा वृद्धि नहीं होती है तो अनौपचारिक क्षेत्र वहां पर एक तरह से बढ़ता जाता है। तो ये जो नकारात्मक संबंध भी स्थापित करता है कि अर्थव्यवस्था अगर अविकसित रूप में रहेगी तो वहां पर अनौपचारिक क्षेत्र अधिक होगा। इस अध्ययन में निष्कर्ष में यह भी स्पष्ट रूप में सामने आया कि आर्थिक विकास के साथ साथ जो अनौपचारिक क्षेत्र है उसमें कमी अवश्य होती है, लेकिन बहुत तेजी से नहीं है, यह कमी धीरे धीरे होती है। अगर हम आधिकारिक रूप से PLFS यानी पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण के आंकड़े देखें तो वह भी स्पष्ट रूप में बताता है जिन राज्यों में आर्थिक विकास की स्थितियां बढ़ी हैं उन राज्यों में प्रमुख रूप से अनौपचारिक क्षेत्र घटा है।
या जिन राज्यों में प्रति व्यक्ति आय वृद्धि हुई है वहां पर अनौपचारिक क्षेत्र कम हुआ है। इस आधार पर अगर हम प्रमुख रूप से उत्तरदायी कारक को यहाँ पर माने तो अनौपचारिक रूप में अगर किसी भी अर्थव्यवस्था में रोजगार बढ़ रहा है तो इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि अर्थव्यवस्था में पर्याप्त रूप में वृद्धि नहीं हुई है या अर्थव्यवस्था में निरंतर रूप में अविकसितता की जो स्थिति है वो एक तरह से बनी हुई है। अर्थव्यवस्था को आप विकसित कीजिए, अनौपचारिक क्षेत्र को आप घटा सकते हैं। भारत में अगर हम पिछले 2 दशक की स्थितियों में देखें तो आर्थिक विकास हमने तेजी से किया है, लेकिन उसकी तुलना में अगर हम देखें तो औपचारिक क्षेत्र उतना तेजी से नहीं बढ़ा है और अभी भी भारत में 90% जो श्रमिक हैं वो अनौपचारिक क्षेत्र में ही काम करते हैं और हमारे सकल घरेलू उत्पाद का लगभग आधा भाग उत्पादित करते हैं। अगर हम आधिकारिक एक परिभाषा की बात करें जहां पर हम अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के जो मानक हैं उनको भी एक तरह से स्वीकार करके चलें, प्रमुख रूप से आप ध्यान रखें जब हम औपचारिक नौकरियों की बात करते हैं तो कोई व्यक्ति औपचारिक नौकरी करता है अगर कम से कम एक सामाजिक सुरक्षा का लाभ उसको प्राप्त होता है। जैसे अगर हम बात करें ईपीएफ यानी एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, अगर वो उसको प्राप्त हो रहा है तो हम कह सकते हैं वो औपचारिक क्षेत्र में काम कर रहा है। तो अगर हम इसको आधिकारिक परिभाषा मान लें और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के मानकों को भी मान लें तो इसके आधार पर भारत में जो औपचारिक क्षेत्र है उसमें श्रमिकों की हिस्सेदारी केवल 9.7% है, यानी 47.5 मिलियन जो हमारे श्रमिक हैं कुल श्रमिकों का 9.7% बनाते हैं और ये केवल औपचारिक क्षेत्र में है। आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण के जो आंकड़े आए हैं पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के, उसमें भी स्पष्ट रूप में कहा गया है कि 75% जो अनौपचारिक कर्मचारी हैं वो स्वनियोजित हैं और आकस्मिक वेतन भोगी कर्मचारी हैं। मतलब उनको दैनिक रूप में वेतन प्राप्त होता है या मासिक रूप में वेतन प्राप्त होता है ऐसा नहीं है, और उनको आकस्मिक रूप में कभी कभी वेतन मिलता है और साथ साथ स्वनियोजित हैं, यानी उनके द्वारा कोई उद्यम स्थापित किया गया जिसमें 5-6 या 7-8 लोग काम करते हैं। तो उस तरह की स्थितियों में ज्यादा संख्या में अनौपचारिक कर्मचारी भारत में काम करते हैं और यह आंकड़ा अगर हम देखें तो 75% तक पहुंच जाता है। अनौपचारिक कर्मचारियों के लिए एक समस्या यह भी होती है कि जो भी वेतनभोगी श्रमिक हैं जो नियमित रूप में काम करते हैं उनकी तुलना में जो उनकी आय होती है वो कम होती है। कृषि क्षेत्र में अगर हम देखें तो अनौपचारिक रोजगार को प्रमुख रूप से माना जाता है कि भागीदारी है, लेकिन गैर कृषि क्षेत्रों में भी अनौपचारिक रोजगार बड़े पैमाने पर है। अगर हम आंकड़े देखें तो लगभग आधे अनौपचारिक जो श्रमिक हैं वो गैर कृषि क्षेत्रों में काम करते हैं। यह शहरी क्षेत्रों में भी हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में भी फैले हुए हैं। भारत में अनौपचारिक क्षेत्र के लिए यह भी एक तथ्य माना जाता है कि उनके द्वारा करों का भुगतान नहीं किया जाता है, लेकिन अगर हम ऐसे उद्यम को हटा दें उसके बाद भी भारत में घरेलू स्तर पर जो छोटे उद्यम संचालित हो रहे हैं या स्वरोजगार के रूप में जो छोटी इकाइयां काम कर रही हैं ये बड़े पैमाने पर अनौपचारिक क्षेत्र को बनाते हैं और माना यह जाता है कि इन्हें हम भारत में छोटे उत्पादक या जिन्हें हम पैटी प्रोडक्शंस बोलते हैं उन श्रेणियों में डालते हैं और ये हमारी अर्थव्यवस्था का एक बड़ा भाग बनता है। यहाँ पर भारतीय स्टेट बैंक का एक जो शोध पत्र है उसके आंकड़े प्रमुख रूप से हम देखते हैं, जहां पर यह कहा गया है कि 2020-21 में महामारी के कारण अर्थव्यवस्था में जो औपचारिक क्षेत्र है उसमें तेजी से परिवर्तन हुआ है, यानी अनौपचारिक की जगह जो औपचारिक क्षेत्र है वो बढ़ गया है। और इसका कारण यह है कि अनौपचारिक क्षेत्र का जीडीपी में जो हिस्सेदारी है वह एक तरह से 50% से घटकर 20% से कम आ गया है। अगर हम आंकड़ा देखें कोविड-19 से पहले तो ये लगभग आपका 50% था, लेकिन कोविड-19 की बाद की स्थितियों में ये 20% से कम घटकर हो गया है और ये आंकड़े विकसित देशों के लगभग बराबर हैं, यानी विकसित देशों में अनौपचारिक क्षेत्र है वो लगभग 20% से कम रहता है और भारत में महामारी के समय में ये स्थितियां बनी। लेकिन आप ध्यान रखें कि जिस तरह से अर्थव्यवस्था में एक तरह से लॉकडाउन की स्थितियां थी, इसी कारण से जो छोटे उद्यम है जो अनौपचारिक रूप में काम कर रहे थे वो बंद हुए, यह पुनः एक तरह से अर्थव्यवस्था में धीरे धीरे वापस आएंगे। तो हम कह सकते हैं कि अभी जो अनौपचारिक क्षेत्र में कम दिख रहा है इसका कारण महामारी के समय के जो प्रतिबंध है वो प्रमुख रूप से है। अगर हम देश की अर्थव्यवस्था में औपचारिक क्षेत्र को बढ़ाना चाहते हैं तो इसके लिए उपाय क्या हो सकते हैं? सबसे प्रमुख उपाय यह है कि जो भी कानूनी और जो नियामक बाधाएं हैं उनको दूर करके हम अनौपचारिक क्षेत्र को एक तरह से औपचारिक क्षेत्र की स्थितियों में ला सकते हैं। लेकिन इस तरह की जो कानूनी प्रक्रिया है उसका बहुत अधिक लाभ नहीं हो पाएगा, उसके सीमित परिणाम मिलेंगे। कारण क्या है? कारण प्रमुख रूप से यह है कि जो भी अनौपचारिक इकाइयां हैं और उसमें जो श्रमिकों का बड़ा हिस्सा अनिवार्य रूप से काम करता है वो छोटे उत्पादक हैं, मतलब स्वरोजगारी या आकस्मिक श्रमिक के रूप में इस क्षेत्र में काम करते हैं। तो इन पर अगर आप कानूनी प्रक्रिया को लागू भी करते हैं तो ये बड़े पैमाने पर अनौपचारिक क्षेत्र से औपचारिक क्षेत्र में नहीं जाएंगे।
इसीलिए कानूनी और जो नियामक बाधाएं हैं उनका बहुत बड़े पैमाने पर कोई लाभ हो पाएगा ऐसी संभावनाएं कम है। अनौपचारिक क्षेत्र को औपचारिक क्षेत्र में अगर बदलना है तो सबसे महत्वपूर्ण काम यह है कि जो भी हमारे अनौपचारिक उद्यम है वहां पर पूंजी निवेश को हमें एक तरह से बढ़ाना पड़ेगा और पूंजी निवेश के माध्यम से वहां पर उत्पादन की जो स्थितियां हैं वो बढ़ेंगी और उसी के साथ साथ श्रमिकों में शिक्षा और कौशल प्रदान करने की स्थितियों को अगर हम बढ़ाते हैं तो ये अनौपचारिक क्षेत्र अपने आप को औपचारिक अर्थव्यवस्था में ला पाएंगे। यहाँ पर हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि हमने प्रयास के रूप में यह प्रक्रिया अपनाई कि जो भी हमारे सरकार के आधिकारिक पोर्टल हैं वहां पर लोगों के द्वारा पंजीकरण कराया जाए सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में, लेकिन अगर हम उसके आंकड़े देखें तो बहुत अच्छे नहीं है। इसीलिए हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि ये जो प्रक्रिया हमने चर्चा करी कि अधिक निवेश के माध्यम से उत्पादन को बढ़ाकर और श्रमिकों में शिक्षा और कौशल को बढ़ावा देकर हम अनौपचारिक क्षेत्र को समाप्त कर सकते हैं और औपचारिक बना सकते हैं। अन्य प्रकार की प्रक्रियाएं लंबी हैं और उससे सीमित परिणाम एक तरह से मिलेंगे। आज के अपने दूसरे आलेख को हम देखते हैं, अंडरस्टैंडिंग द बजट फॉर्मुलेशन। प्रमुख रूप से इस आलेख के माध्यम से भारत में बजट की जो प्रक्रिया है उसमें प्रमुख रूप से जो आंतरिक भाग है उनकी चर्चा की गई है और किस रूप में जो आगामी बजट है वो अर्थव्यवस्था को अलग अलग रूप में लाभ दे सकता है और अलग अलग जो बजट के भाग हैं उनके क्या उपयोग होते हैं वह प्रमुख रूप से चर्चा किया गया है। यह आलेख पृष्ठ संख्या 15 पर है और सामान्य अध्ययन के तृतीय प्रश्न पत्र में इसे हम सरकारी बजट की प्रक्रियाओं से जोड़ सकते हैं। जब हम बजट की बात करते हैं तो सामान्य रूप में अगर हम किसी घर के बजट की बात करें तो बजट का मतलब है कि घर में कितनी आमदनी हो रही है और वहां पर कितना व्यय किया जा रहा है और आमदनी और व्यय में जो भी एक तरह से संबंध है उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि हमारे पास बचत होगी या हम किसी से उधार लेंगे। इसी परिभाषा को अगर हम देश की अर्थव्यवस्था पर बड़े पैमाने पर लागू कर दें तो बजट में भी हम देखें तो 3 भाग प्रमुख रूप से बनते हैं। पहला, जो भी हमारी प्राप्तियां होती हैं यानी जो भी अलग अलग प्रकार से हमारे आय के स्रोत है। दूसरा, जो भी अलग अलग हमारे पास व्यय करने के माध्यम है जहां पर हम व्यय करते हैं। और तीसरा, हमारे व्यय और प्राप्तियों में किस तरह का संबंध है। जब हम कहते हैं कि हमारी प्राप्तियां ज्यादा हैं और व्यय हमारे कम है तो हमारा एक तरह से जो बजट है वो सरप्लस या अधिशेष बजट कहलाता है। लेकिन भारत में अगर हम देखें तो हमारा बजट घाटे का बजट रहता है। कारण ये है कि हमारे यहाँ जो व्यय है वो प्राप्तियों से हमेशा ज्यादा है और ऐसी स्थिति में अर्थव्यवस्था में घाटा कहीं ना कहीं बनते हैं और अलग अलग प्रकार से घाटे को भी परिभाषित किया जाता है। अगर हम व्यय की बात करें तो व्यय के लिए 2 प्रकार के व्यय प्रमुख रूप से हम बजट में सुनते हैं, पूंजीगत व्यय और राजस्व व्यय। और पूंजीगत और राजस्व व्यय का ये जो विभाजन किया जाता है इसका आधार ये है कि जो भी हमारे पास संपत्तियां हैं, जो भी एसेट है, परिसंपत्ति भी जिसे हम कह सकते हैं, और साथ साथ हमारी जो देनदारियां हैं, लायबिलिटी हैं, जो हमें भुगतान करने हैं, मूलधन है, ब्याज देना है, इस पर क्या प्रभाव पड़ता है। यानी अगर सरकार अर्थव्यवस्था में व्यय करती है तो क्या अर्थव्यवस्था में संपत्ति बनती है, किसी भी प्रकार की भविष्य की आर्थिक क्रिया करने के लिए आधार बनता है, या सरकार जब व्यय करती है तो सरकार पर देनदारी बन जाती है। तो दोनों प्रकार हैं और इसी आधार पर प्रमुख रूप से जो व्यय है उसको पूंजीगत और राजस्व व्यय में एक तरह से बदला जाता है। आप प्रमुख रूप से दोनों में अंतर ध्यान रखें। जब हम पूंजीगत व्यय की बात करते हैं तो यह एक ऐसा व्यय होता है जिसके माध्यम से भविष्य की आर्थिक क्रिया हो सकती है और इसे एक तरह से टिकाऊ प्रकृति का माना जाता है और यह संपत्ति बढ़ाने वाला होता है। और यहां पर एक तरह से आवर्ती जो देनदारियां हैं उनको कम करने के उद्देश्य से किया जाता है, यानी भविष्य में हमारे ऊपर लगातार देनदारियां ना बनी रहें, इसके लिए एक तरह से पूंजीगत व्यय को बढ़ाया जाता है। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में अगर पूंजीगत व्यय बढ़ता है तो यह अर्थव्यवस्था के सही रूप में आगे बढ़ने की दिशा को दर्शाता है। जैसे अगर भारत सरकार के द्वारा स्कूल या अस्पतालों के निर्माण पर बड़े पैमाने पर व्यय किया जाता है तो यह लोगों को शिक्षित करेगा, लोगों को स्वस्थ रखेगा। अगर व्यक्ति शिक्षित और स्वस्थ है तो वो मानव संसाधन के रूप में अर्थव्यवस्था में योगदान कर सकता है और इस रूप में हम भविष्य की आर्थिक क्रिया का आधार बनाते हैं। सरकार के द्वारा कोई भी सड़क निर्माण किया जा रहा है, बंदरगाह बनाए जा रहे हैं, हवाई अड्डे बनाए जा रहे हैं, गोडाउन के निर्माण किए जा रहे हैं, इस प्रकार के कोई भी निर्माण है वो भविष्य की आर्थिक क्रियाएं करते हैं, इसीलिए हम इसको पूंजीगत व्यय की श्रेणी में डालते हैं। जब हम राजस्व व्यय की बात करते हैं तो पूंजीगत व्यय के बिल्कुल विरोधी है। यहाँ पर सरकार का वह व्यय शामिल होता है जो
ना तो सरकार की संपत्ति को बढ़ाता है, यानी किसी भी तरह का ऐसा संपत्ति निर्माण नहीं होता जो भविष्य की आर्थिक क्रिया करेगा। ये सरकार की देनदारियों को बढ़ाने की प्रक्रिया एक तरह से कर सकता है। अगर ये कहा जाता है कि देश की अर्थव्यवस्था में राजस्व व्यय बढ़ रहा है, इसका मतलब सरकार के कार्य करने की जो प्रक्रियाएं हैं वो अर्थव्यवस्था में बहुत बड़े पैमाने पर लाभ की स्थितियां नहीं ला रही हैं, क्योंकि हम भविष्य के लिए आर्थिक क्रियाएं जो संपत्ति करेंगी उनका निर्माण नहीं कर रहे हैं। प्रमुख रूप से आप देखें, मजदूरी, वेतन, सब्सिडी, ब्याज भुगतान, यह प्रमुख रूप से राजस्व व्यय में आते हैं। मान लीजिए हमने अमेरिका से 100 रुपए उधार लिया और हम भारत में सड़क निर्माण की बात करते हैं। यह 100 रुपए पर अमेरिका 10 रुपए का मान लीजिए ब्याज लेता है। मतलब भारत में आपने जो उधार लिया था उससे 100 रुपए की सड़क बनाई, लेकिन उसके बदले आप वापस कितना दे रहे हैं? 110। तो यहां पर हो क्या रहा है, जो आप मूलधन वापस कर रहे हैं 100 रुपए, वह तो सही है क्योंकि वह सड़क बना रहा है और यह भविष्य में आर्थिक क्रिया करेगा। इसीलिए जो भी मूलधन वापस किया जाता है वो पूंजीगत व्यय में जाएगा, वो राजस्व व्यय में शामिल नहीं होगा। लेकिन ये जो 10 रुपए है जिससे आर्थिक क्रिया नहीं हुई है, जो अतिरिक्त रूप में व्यय है, इसको हम प्रमुख रूप से डालते हैं कहां पर? राजस्व व्यय में। और इसी को सरकार घटाना चाहती है। इसी के साथ साथ बजट में जो भी सरकार व्यय दिखाती है उस व्यय का अलग अलग क्षेत्रों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है उसके अनुसार भी हम एक विभाजन कर सकते हैं। जैसे सामान्य सेवाएं, आर्थिक सेवाएं, सामाजिक सेवाएं और सहायता, अनुदान और योगदान, इसमें भी वर्गीकरण किया जा सकता है। आर्थिक और सामाजिक सेवाओं पर जो भी व्यय किया जाता है वो संयुक्त रूप में देश की अर्थव्यवस्था में विकास पर व्यय एक तरह से माना जाता है। आर्थिक सेवाओं में जैसे हमने बात करी, परिवहन, संचार, ग्रामीण विकास, कृषि और संबंध क्षेत्र प्रमुख रूप से शामिल है। शिक्षा या स्वास्थ्य की बात करें तो यह सामाजिक क्षेत्र पर जो व्यय है उसमें प्रमुख रूप से शामिल किया जाता है। जैसा हम पीछे अभी चर्चा कर चुके हैं कि जो भी हमारा व्यय होता है वो परिसंपत्ति निर्माण कर रहा है या किसी भी तरह की देनदारी में कमी कर रहा है या उसको बढ़ा रहा है, क्या प्रभाव डाल रहा है पूंजी निर्माण पर और हमारी देनदारियों को बढ़ाने या घटाने पर। इसके आधार पर अगर हम देखें तो राजस्व और पूंजीगत व्यय के अलग अलग जो प्रकार हैं वो हम वर्गीकृत करते हैं, जिनकी हम चर्चा अभी कर चुके हैं। व्यय के बाद अगर हम प्रमुख रूप से देखें तो सरकार की प्राप्तियों के 3 प्रमुख घटक होते हैं। राजस्व प्राप्तियां, यहां पर इस प्रकार के कह सकते हैं सरकार की प्राप्तियां होती हैं जो देनदारियों की एक तरह से वृद्धि से जुड़ी हुई नहीं है। इसमें कर के माध्यम से भी हो सकती हैं, गैर कर के माध्यम से भी। जैसे आपने सरकार को इनकम टैक्स दिया, प्रत्यक्ष कर हो गया। आपने सरकार को जीएसटी दिया, अप्रत्यक्ष कर हो गया। लेकिन आपके इनकम टैक्स या जीएसटी देने से सरकार के ऊपर कोई देनदारी नहीं बनती है। जैसे मान लीजिए आपके ऊपर कोई जुर्माना लगाया गया, कोई शुल्क लगाया गया या कोई लाइसेंस शुल्क लगाया गया है, तो ये सारे सरकार को जो आमदनी होती है वो गैर कर की श्रेणी में जाते हैं। गैर ऋण पूंजीगत प्राप्तियों का मतलब है सरकार को वो प्राप्तियां जिनसे सरकार पर किसी भी तरह की ऋण की देनदारियां नहीं बनती हैं, तो ये अतिरिक्त देनदारियां उत्पन्न नहीं करता है। जैसे भारत सरकार के द्वारा ऋण की वसूली, अभी हमने जो उदाहरण लिया कि मान लीजिए कि नेपाल को उधार दिया गया था, तो मान लीजिए 100 रुपए उधार दिया गया था, उस पर ब्याज था 10 रुपए, तो भारत सरकार को वापस 110 रुपए नेपाल से मिला। तो यहां पर जो मूलधन 100 रुपए है वो पूंजीगत प्राप्तियों में जाएगा, लेकिन जो ब्याज 10 रुपए है वो राजस्व प्राप्तियों में जाएगा। यहां पर जो भी सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयां हैं जिनको पीएसयू भी कहा जाता है, पब्लिक सेक्टर यूनिट, उनमें अगर सरकार अपनी हिस्सेदारी निजी क्षेत्र को बेचती है तो उससे जो भी प्राप्तियां सरकार को होती हैं वो गैर ऋण पूंजीगत प्राप्तियां कहलाती हैं। तीसरा अगर हम देखें तो उस प्रकार की पूंजी प्राप्तियां जहां पर ऋण का सृजन होता है, यानी सरकार पर देनदारियां बन जाती हैं। भारत सरकार के द्वारा यूएसए या विश्व बैंक से किसी भी प्रकार का ऋण प्राप्त किया गया है, उस ऋण पर भारत सरकार जो भी एक तरह से भुगतान है वो भविष्य में करेगी। तो सरकार के द्वारा जो उधार लिया गया है उससे सरकार पर भविष्य की देनदारियां बन जाती हैं। तो ये जो उधार से सरकार को प्राप्ति हुई है वो एक तरह से ऋण सृजन करने वाली पूंजी प्राप्तियां कहलाती है। व्यय और प्राप्तियों के बाद तीसरा जो महत्वपूर्ण घटक है वो है घाटा। अगर हम राजकोषीय घाटे की बात करें, राजकोषीय घाटा प्रमुख रूप से प्राप्त करने का तरीका यह है कि सरकार का कुल व्यय क्या है, जिसमें प्रमुख रूप से सरकार के पूंजीगत व्यय और राजस्व व्यय होते हैं, और सरकार को यह देखना होता है कि सरकार की कुल प्राप्तियां क्या हैं। इसमें राजस्व प्राप्तियां होंगी और साथ साथ गैर ऋण प्राप्तियां। ध्यान रखें, सरकार के द्वारा जो उधार लिया गया है वो इसमें प्राप्तियों में शामिल नहीं किया जाएगा, कारण गैर ऋण प्राप्तियों को इसमें शामिल किया जाता है। तो गैर ऋण प्राप्तियां और राजस्व प्राप्तियां, इनको जोड़कर जो भी एक तरह से हमें भाग प्राप्त होता है और जो हमारा कुल व्यय है उनके बीच का जो अंतर होता है वो राजकोषीय घाटा कहलाता है।
और यह एक तरह से दिखाता है कि शुद्ध रूप में सरकार कितना खर्च कर रही है अर्थव्यवस्था में। अर्थव्यवस्था में जो भी राजकोषीय घाटा बनता है उसको वित्त पोषित करने के लिए प्रमुख रूप से ऋण सृजन करने वाली जो पूंजी प्राप्तियां उनका उपयोग किया जाता है। यानी हमारे ऊपर जो घाटा है उसको हम एक तरह से वित्त पोषित करने के लिए बाहर से या किसी भी प्रकार से बाजार से उधार प्राप्त करके उसका वित्त पोषण करते हैं। जब हम प्राथमिक घाटे की बात करते हैं तो प्राथमिक घाटे का मतलब यह होता है कि अर्थव्यवस्था में जो भी ब्याज का भुगतान करना है उसको अगर हम अलग कर दें तो प्रमुख रूप से जो हमारे पास राजकोषीय घाटा है, अगर यहां से हम ब्याज भुगतान को हटा दें तो जो भी हमारे पास भुगतान के लिए घाटा बचता है उसको हम प्राथमिक घाटा कहते हैं। इसी प्रकार अगर हम राजकोषीय घाटे से राजस्व घाटा प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें राजकोषीय घाटे में से पूंजीगत व्यय का भाग है उसे अलग कर देना होगा। अर्थव्यवस्था के सभी घटकों के द्वारा प्रमुख रूप से बजट का बेसब्री से इंतजार किया जाता है और इसका बड़ा कारण यह है, सरकार के द्वारा बजट में अगर अपने व्यय को बढ़ाया गया है तो यह अर्थव्यवस्था में मांग की स्थितियों को बढ़ा सकता है। जैसे सरकार के द्वारा निजी वस्तुओं और सेवाओं की खरीद अगर बढ़ाई जाती है तो ऐसी स्थिति में निजी वस्तुओं और सेवाओं की जो उत्पादन है उनकी प्रक्रियाएं बढ़ेंगी और इसके अनुसार एक तरह से उत्पादन की जो स्थितियां हैं उनको पूर्ण रूप में अर्थव्यवस्था में हम बढ़ा सकते हैं। और उत्पादन की प्रक्रियाएं जब बढ़ रही हैं इसका मतलब है कि मांग बढ़ी है और मांग बढ़ाने के लिए यहाँ पर उत्तरदायी कौन है? सरकार। तो सरकार बजट के माध्यम से अर्थव्यवस्था में मांग की प्रक्रियाओं को भी बढ़ा सकती है। इसी प्रकार से जो भी अलग अलग प्रकार के कर हैं और गैर कर राजस्व के जो स्रोत हैं वह एक तरह से निजी क्षेत्र की जो शुद्ध आय होती है उसको कम करते हैं। यानी अगर आयकर को बढ़ा दिया जाए, जीएसटी की दर को बढ़ा दिया जाए तो यह निजी क्षेत्र की आय को क्या करेगा? कम करेगा। अगर सरकार के द्वारा विभिन्न प्रकार के शुल्कों को बढ़ा दिया जाए, लाइसेंस शुल्क को बढ़ा दिया जाए तो ऐसी स्थिति में जो भी उत्पादक कंपनियां हैं उनकी लागत बढ़ जाएगी और लागत बढ़ने का मतलब उनकी आय में कमी होना। इसीलिए आप ध्यान रखें कि निजी क्षेत्र की जब आय घटती है तो उसके द्वारा अर्थव्यवस्था में जो मांग है उसमें एक तरह से कमी आ जाती है। तो यहाँ पर सरकार के द्वारा कर और गैर कर के संबंध में जो परिवर्तन किए जाते हैं उसका भी एक तरह से प्रभाव पड़ता है। जब तक कोविड-19 जैसी स्थितियां नहीं आती हैं सामान्यतः बजट में प्राप्तियों को लेकर बड़े परिवर्तन नहीं होते हैं और क्रमागत रूप में अलग अलग बजट की जो प्रक्रियाएं होती हैं उनमें अगर हम बात करें सकल घरेलू उत्पाद की, राजस्व प्राप्ति की और व्यय की तो उनमें समय के साथ एक बढ़ने की प्रवृत्ति दिखती है। व्यय और राजस्व की जो प्रवृत्ति है उसमें किस तरह से परिवर्तन हो रहा है इसका विश्लेषण करने के लिए हम सकल घरेलू उत्पाद के जो आंकड़े हैं उनका प्रमुख रूप से विश्लेषण करते हैं। इसी के साथ साथ एक तरीका यह भी होता है कि हम मुद्रास्फीति की दर को शामिल करके देश के अर्थव्यवस्था में जो विकास दर होती है उसके रूप में अध्ययन करके हम व्यय और राजस्व के संबंध में जो भी परिवर्तन हो रहे हैं वो बजट में देख सकते हैं। बजट में अगर इस तरह के आंकड़े आते हैं कि व्यय और जीडीपी का अनुपात यानी जीडीपी का कितना भाग अर्थव्यवस्था में व्यय किया जा रहा है, अगर उसमें कमी आती है या सरकार ये कहती है कि जीडीपी का कितना भाग उनको राजस्व के रूप में प्राप्त हो रहा है, अगर इस अनुपात में वृद्धि होती है इसका मतलब है अर्थव्यवस्था में जो सकल मांग है उसमें एक तरह से कम करने के लिए सरकार के द्वारा कुछ नीतियां बनाई गई हैं। इसका कारण प्रमुख रूप से क्या है? जब भी आप कहते हैं कि अर्थव्यवस्था में आप व्यय कम करने वाले हैं यानी सरकार के द्वारा हो सकता है सब्सिडी कम दी जाए, हो सकता है सरकार के द्वारा उद्योग जगत को छूट कम दी जाए, कृषि क्षेत्र को छूट कम दी जाए, तो ऐसी स्थिति में जो भी एक तरह से उत्पादन है उसकी लागत बढ़ सकती है और मांग घट सकती है। तो इसीलिए ये मांग के घटने की प्रक्रिया को बता सकता है। सरकार के द्वारा किसी भी तरह से राजस्व बढ़ाने के लिए अगर मान लीजिए आयकर की दरों को बढ़ाया जाता है या जीएसटी की दरों को बढ़ा दिया जाता है तो सरकार को राजस्व प्राप्ति तो बढ़ेगी, लेकिन इसका परिणाम ये होता है, मान लीजिए अगर आयकर की दर बढ़ जाती है तो लोग ज्यादा कर देंगे, उनके पास पैसे कम बचेंगे तो अर्थव्यवस्था में वो ज्यादा व्यय नहीं कर सकते हैं तो मांग कम होगी। अगर जीएसटी की दर बढ़ जाती है तो सरकार का राजस्व तो बढ़ेगा लेकिन एक तरह से वस्तुओं की मूल्य बढ़ेंगे और उस आधार पर उनकी मांग घट सकती है। इसीलिए माना जाता है कि अगर व्यय जीडीपी अनुपात में कमी आती है या राजस्व प्राप्ति जीडीपी अनुपात में वृद्धि होती है तो यह सकल मांग को एक तरह से कम करेगा और यह सरकार की नीति को एक तरह से दर्शाता है। इसी प्रकार अगर हम देखें, अगर सरकार बजट में राजकोषीय घाटा जीडीपी अनुपात को घटाने की बात करती है या प्राथमिक घाटा जीडीपी अनुपात को कम करने की बात करती है, इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि मांग में एक कमी हो सकती है
क्योंकि आप ध्यान रखें कि जब भी हम घाटे को घटाने के लिए बात करेंगे, इसका मतलब है कि सरकार के द्वारा जो भी अतिरिक्त अर्थव्यवस्था में व्यय किया जा रहा है उसको रोकने का प्रयास है। उदाहरण के लिए हम सब्सिडी को ले लेते हैं, तो अगर सरकार सब्सिडी घटाती है तो इससे बड़े पैमाने पर अलग अलग क्षेत्रों में जो छूट दी जाती है उसमें कमी होगी। जैसे मान लीजिए अगर उर्वरक पर सब्सिडी सरकार घटाती है तो इससे क्या होगा, किसानों की लागत बढ़ेगी और एक तरह से अर्थव्यवस्था में क्या होगा कि जो भी कृषि वस्तु उनके मूल्य बढ़ सकते हैं। अगर कृषि वस्तुओं के मूल्य बढ़ जाएंगे तो उनकी मांग क्या होगी, कम हो सकती है। तो इस प्रकार के जो निर्णय होते हैं वो अर्थव्यवस्था में सरकार की जो नीति है उनको एक तरह से इशारा करते हैं। इसी के साथ साथ आप ध्यान रखें, व्यय और राजस्व के जो अलग अलग घटक हैं वो अलग अलग वर्ग और सामाजिक समूहों की जो आय है उस पर अलग अलग प्रभाव डालते हैं। बजट का आय के वितरण पर भी प्रभाव पड़ता है। जैसे अगर हम रोजगार गारंटी योजनाओं की बात करें, जैसे मनरेगा या खाद्य सब्सिडी की योजनाएं हैं, जैसे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अगर हम एक्ट की बात करें 2013 की, यहाँ पर सरकार के द्वारा जो भी राजस्व व्यय किया जाता है उससे सीधे गरीबों की जो आय है उसको एक तरह से बढ़ोतरी मिलती है। इसी तरीके से अगर कॉर्पोरेट टैक्स यानी निगम कर की दरों में सरकार छूट देती है तो कंपनियों की जो आय है उस पर सीधे प्रभाव पड़ेगा और वो सकारात्मक रूप में उत्पादन की प्रक्रियाओं को बढ़ाने के लिए प्रेरित होंगी। तो इस तरह के प्रभावी अर्थव्यवस्था में अलग अलग क्षेत्रों में देखे जाते हैं। सरकार अपनी राजकोषीय नीति को बजट के माध्यम से प्रमुख रूप से प्रस्तुत करती है। राजकोषीय नियम का प्रमुख रूप से अर्थ क्या है? राजकोषीय नियम मतलब एक विशिष्ट प्रकार के नीति लक्ष्य होते हैं जिनके आधार पर राजकोषीय नीति सरकार बनाकर आगे कार्य करती है। आप ध्यान रखें, किसी भी प्रकार का कोई ऐसा विशिष्ट वित्तीय नियम नहीं है राजकोषीय नियम को लेकर जो सभी देशों पर लागू हो। किसी भी देश में कौन से राजकोषीय नियम लागू होंगे यह प्रमुख रूप से उस देश की अर्थव्यवस्था की जो विशिष्टता होती है उस पर निर्भर करते हैं। अगर हम भारत में राजकोषीय नियम की बात करें तो एन.के. सिंह समिति की सिफारिशों के आधार पर प्रमुख रूप से जो अलग अलग कारक दिए गए थे उनको एक तरह से ध्यान रख के भारत में राजकोषीय नीति बनाई जाती है। और इसमें वर्तमान में 3 प्रमुख लक्ष्य हैं। पहला, ऋण जीडीपी अनुपात को संतुलित करना। इससे अर्थव्यवस्था में जो भी भंडार एक तरह से है, जो स्टॉक है, उसको लेकर एक तरह से जो लक्ष्य है वो प्राप्त करने का प्रयास है। राजकोषीय घाटे को जीडीपी के कितने प्रतिशत तक ले जाना है, इसे प्रवाह लक्ष्य कहा जाता है। यानी ये लगातार एक प्रक्रिया के माध्यम से धीरे धीरे इसमें एक परिवर्तन किया जाएगा। और राजस्व घाटा जीडीपी अनुपात की जब हम बात करते हैं तो ये संरचना लक्ष्य है। यानी अर्थव्यवस्था में आप संरचनात्मक परिवर्तन कीजिए, जैसे सब्सिडी पर लक्षित खर्च करना, सब्सिडी का जो गलत उपयोग है उसको रोकना। तो हमने अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक परिवर्तन किया। जैसे डिजिटल अगर हम भुगतान को बढ़ावा देते हैं तो जो भी सरकार का भुगतान गरीबों को या किसी भी अन्य वर्ग को दिया जा रहा है उसमें भ्रष्टाचार न्यूनतम हो जाएगा। तो इससे सब्सिडी का जो नुकसान होता है वो बचेगा। तो सरकार सब्सिडी का बिल तो घटा पाएगी लेकिन लोगों को सब्सिडी की पहुंच एक तरह से बढ़ जाती है। तो इस रूप में आप कह सकते हैं कि संरचनात्मक जो लक्ष्य है वो राजस्व घाटे और जीडीपी अनुपात का संतुलन है। आज के अपने अगले विषय को देखते हैं, ओपन द स्कूल्स। यह मांग तेजी से बढ़ती जा रही है केवल भारत ही नहीं वैश्विक स्तर पर, और शिक्षाविदों का मानना है कि अगर स्कूलों को जल्द नहीं खोला गया तो बच्चों के सामाजिक और मानसिक विकास की जो स्थितियां हैं उस पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। यहाँ पर यह माना जा रहा है कि अगर हम स्कूलों को खोलने के लिए बात कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि कोविड-19 महामारी समाप्त हो गई है, लेकिन समाज इससे निपटने के लिए बेहतर तरीके से तैयार है। उपाय उनके पास एक तरह से हैं जिनका उपयोग करके वो अपने आप को इस बीमारी से बचा सकते हैं, और साथ साथ हमारे पास वैक्सीन के हथियार के रूप में एक प्रक्रिया मौजूद है। तो ऐसी स्थिति में हम कहीं ना कहीं स्कूलों को खोलने की प्रक्रिया में जा सकते हैं। कोविड-19 के उपाय के रूप में हमेशा लॉकडाउन को एक साधन माना गया। ये प्रारंभिक अवस्थाओं में जरूर सही था, लेकिन जब से वैक्सीन की प्रक्रियाएं बढ़ी हुई हैं इसको एक अस्थायी उपाय माना जाता है। क्योंकि लॉकडाउन की प्रक्रिया इसलिए अपनाई जा रही थी कि जिससे कि अलग अलग प्रकार की जो आवश्यक वस्तु उनका भंडारण करके लॉकडाउन के समय उनका उपयोग करने की प्रक्रियाएं हो पाए। लेकिन अभी ऐसी आवश्यकता नहीं है क्योंकि लोगों में जागरूकता बढ़ी है और वो सही रूप में कोविड प्रोटोकॉल का पालन करके अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि अगर लॉकडाउन लगाया जाएगा तो इसकी आर्थिक लागत बहुत ज़्यादा है और ये लंबी अवधि में टिकाऊ नहीं होता है,
क्योंकि लोगों के रोजगार के साधन पर बहुत विपरीत प्रभाव पड़ता है। हम पहली लहर में इसका अनुभव कर चुके हैं। प्रमुख रूप से राज्यों को वैक्सीन कवरेज पर प्राथमिकता देनी चाहिए और जिन क्षेत्रों में बच्चे हैं, प्रमुख रूप से स्कूलों की अगर हम बात करें तो वहां पर मास्क लगाने पर जोर देना चाहिए। इसी के साथ साथ वायरस के संक्रमण की जो प्रक्रिया है उनका समय समय पर परीक्षण किया जाए कि कितनी तेजी से संक्रमण विस्तारित हो रहा है। और जब भी स्कूलों को खोला जाए, अस्पताल में भर्ती होने की जो प्रक्रियाएं हैं उनको एक तरह से निगरानी में रखा जाए। अगर वहां पर भर्ती होने वालों की संख्या बढ़ती है तो हम स्कूलों को एक तरह से फिर से बंद कर सकते हैं, लेकिन इस तरह की निगरानी के बाद, जांच में एक तरह से सिद्ध होने के बाद हम स्कूलों को बंद करें। प्रमुख रूप से यूके और यूएसए में जो प्रयोग किए गए हैं उसके आधार पर यह सिद्ध हुआ है कि अगर स्कूलों को खोला गया है तो किसी भी प्रकार से संक्रमण की स्थितियों में ऐसा विस्तार नहीं हुआ है कि यह तेजी से बढ़ा है। आज के अपने अगले आलेख को हम देखते हैं। यहाँ पर केरल सरकार के द्वारा एक कानून में संशोधन की प्रक्रिया लाई गई है जिस पर विवाद बना हुआ है। प्रमुख रूप से अगर हम केरल सरकार की बात करें तो उनके द्वारा एक अध्यादेश जारी किया गया है। इसके माध्यम से केरल में लोकायुक्त का जो अधिनियम है उसमें एक संशोधन किया जा रहा है। यहाँ पर विवाद इसलिए बढ़ा है क्योंकि जो संशोधन किया जा रहा है उसके माध्यम से उस प्रक्रिया को समाप्त किया जाएगा जिसमें यह कहा गया है कि अगर कोई लोक सेवक आरोपी सिद्ध होता है तो उसे अपने पद को एक तरह से छोड़ना पड़ेगा। इस प्रक्रिया को लोकायुक्त अधिनियम से हटाया जा रहा है। तो इसके आधार पर अगर कोई लोक सेवक किसी भी आरोप में सिद्ध होता है तो अब उसे इस्तीफा देने की आवश्यकता नहीं है। केरल सरकार के द्वारा अध्यादेश के माध्यम से जो संशोधन लाया गया है उसका उन्होंने बचाव किया है। केरल सरकार का यह कहना है कि मुख्यमंत्री की सलाह पर किसी व्यक्ति को विधिवत रूप में जब मंत्री के पद पर नियुक्त किया गया है तो हटाने की प्रक्रिया एक तरह से इस तरह से सामान्य कैसे हो सकती है, और यह संविधान के अनुच्छेद 163 और 164 का एक तरह से उल्लंघन है। इसी के साथ साथ केरल सरकार का कहना है कि जो प्रक्रिया है उसमें किसी भी तरह से अपील करने का प्रावधान नहीं है। यहाँ पर केरल सरकार जो अध्यादेश लाई है उसके माध्यम से संशोधन में यह प्रस्ताव किया गया है कि राज्यपाल, सरकार या प्राधिकरण 3 महीने के भीतर लोकायुक्त का जो निष्कर्ष होता है उस पर निर्णय ले सकते हैं। इस अध्यादेश के माध्यम से जो भी लोकायुक्त का निर्णय होगा उसके खिलाफ अपील करने की सुविधा भी प्रदान की जा रही है। यहाँ पर हम ध्यान रखें, केरल सरकार के द्वारा जो बिंदु उठाए गए हैं वे वैध जरूर हैं, लेकिन अध्यादेश के मार्ग से अगर हम तेजी से प्रक्रिया इस प्रकार से करते हैं तो हमेशा उस पर कहीं ना कहीं सवाल उठाए जाएंगे। वर्तमान में केरल में एलडीएफ सरकार में है और इन्हीं की पार्टी सरकार में थी जब 1999 में के नयनार जब मुख्यमंत्री थे उस समय यह कानून बनाया गया। तो उस समय जब कानून बनाया गया तो वह असंवैधानिक नहीं था, लेकिन आज की प्रक्रियाओं में यह असंवैधानिक हो जा रहा है। इस अध्यादेश का कारण यह माना जा रहा है कि केरल सरकार के एक मंत्री को लोकायुक्त के द्वारा दोषी पाया गया है। इस आधार पर उनको जल्द इस्तीफा देना पड़ सकता है। उसी प्रक्रिया को बाधित करने के लिए यह अध्यादेश प्रमुख रूप से लाया गया है। आप ध्यान रखें, केरल में 1999 में जब लोकायुक्त की इस तरह से प्रक्रियाएं लाई गई तो माना गया कि अपने समय से काफी आगे की प्रक्रिया केरल में थी, यानी अन्य राज्यों में यह प्रक्रियाएं बड़े पैमाने पर लागू नहीं हो पा रही थी और केरल ने एक तरह से आदर्श प्रस्तुत किया। 2013 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा चुनाव कानून के एक खंड को रद्द किया गया था। उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया था कि अगर कोई विधायक है और किसी भी तरह से उसे दोषी ठहराया गया है और उसने अगर कोई अपील दायर की है तो जब तक अपील का निपटारा नहीं होता है वह अयोग्य नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कानून के इस भाग को रद्द किया और स्पष्ट रूप से कहा कि अगर कोई विधायक सेवारत है और किसी भी मामले में वो दोषी ठहराया गया है और उसने उसके खिलाफ अपील की है और जब तक अपील का निपटारा नहीं होता है तब तक भी वो एक तरह से अयोग्य रहेगा, वह अयोग्यता से नहीं बचेगा। भारत में सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा दोषी ठहराए जाने पर एक निर्वाचित प्रतिनिधि को स्वतः अयोग्यता का जो मार्ग है वो प्रशस्त हो जाता है। लेकिन इस तरह की प्रक्रियाओं से पहले ही अगर हम देखें तो केरल में लोकायुक्त की जांच में अगर कोई लोक सेवक दोषी होता है तो वह पद से हट जाता है। तो हम ध्यान रखें कि लोक सेवक को लेकर भ्रष्टाचार की जो स्थितियां वो न बन पाए, इसके लिए केरल में काफी मजबूत स्थितियां पहले से हैं। तो इस अध्यादेश के माध्यम से उसको कहीं ना कहीं कमजोर किया जाएगा। यह भ्रष्टाचार रहित शासन की जो स्थिति है उसको कहीं ना कहीं कमजोर करेगा। आज के अपने अंतिम विषय को हम देखते हैं। EU लॉन्चेस WTO केस अगेंस्ट चाइना फॉर टारगेटिंग लिथुआनिया। आप यहां पर ध्यान रखें, लिथुआनिया के द्वारा ताइवान का एक प्रतिनिधि कार्यालय अपने यहां खोला गया है और इसी की विरोधी कार्यवाही में अगर हम देखें तो चीन के द्वारा आर्थिक रूप में कई प्रतिबंध एक तरह से लिथुआनिया या उसके सहयोगी देशों पर लगाकर
लिथुआनिया को आर्थिक रूप में नुकसान पहुंचाया जा रहा है और जो भी आयात एक तरह से लिथुआनिया से चीन में जाते हैं उन पर चीन के द्वारा कहीं ना कहीं प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं। तो इस प्रकार से लिथुआनिया और चीन के बीच में या लिथुआनिया और अन्य देश के माध्यम से चीन को जो व्यापार होता है उन व्यापार को चीन के द्वारा रोकने की प्रक्रियाएं की गई हैं और इसी आधार पर यूरोपीय संघ ने इसका विरोध किया है, क्योंकि लिथुआनिया अगर हम देखें तो यूरोपीय संघ का देश है और इसी आधार पर यूरोपीय संघ चीन के खिलाफ विश्व व्यापार संगठन में लिथुआनिया को लक्षित करने के लिए एक केस करने जा रहा है, जिसका चीन के द्वारा विरोध भी किया जा रहा है। लेकिन प्रमुख रूप से हम ध्यान रखें, वैश्विक स्थिति में चीन को अलग थलग करने की प्रक्रिया के रूप में आप इसे देख सकते हैं, जहां पर यूरोपीय संघ विश्व व्यापार संगठन में चीन को एक तरह से टारगेट करने जा रहा है और माना जा रहा है कि ये जो WTO में केस गया है इसके बाद 60 दिन का एक समय दिया जाएगा जहां पर यूरोपीय संघ और चीन वार्ता कर सकते हैं, अन्यथा इस पर कार्यवाही आगे प्रारंभ होगी। अगर ऐसी प्रक्रिया चलती है तो यूरोपीय संघ और चीन के बीच में जो भी एक तरह से संबंध है वो और खराब हो सकते हैं, क्योंकि दोनों के बीच में एक तरह से जो बैठकें चल रही हैं लंबे समय से एक निवेश के संबंध में समझौता करने के लिए, वो पहले ही एक तरह से पीछे हैं। तो निवेश संबंधी जो संधि है उसको लेकर विवाद और बढ़ेगा। इससे यूरोपीय संघ और चीन के बीच में जो आर्थिक संबंध है वो और कमजोर होंगे और वैश्विक स्थिति में चीन की कमजोरी बढ़ेगी। आज की अपनी चर्चा के आधार पर हम मुख्य परीक्षा के अभ्यास प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न, अनौपचारिक क्षेत्र को उसके औपचारिक समकक्ष के दायरे में लाने के लिए सरकार द्वारा क्या पहल की गई है? इसमें उपस्थित प्रमुख बाधाओं को बताते हुए इसके प्रमुख लाभों की सूची बनाएं। 250 शब्दों में 15 अंकों का प्रश्न। उत्तर संरचना देखते हैं। पहले भूमिका, देश की अर्थव्यवस्था में अनौपचारिक क्षेत्र का जो महत्व है वो आप बताएं। मुख्य भाग में आपको बताना है अनौपचारिक क्षेत्र को औपचारिक क्षेत्र में परिवर्तन करने के लिए किए गए सुधार, प्रमुख रूप से 2016 के बाद, जिसमें नोटबंदी, GST, डिजिटल प्रक्रियाओं को बढ़ाना भुगतान में, उनको आप प्रमुख रूप से बता सकते हैं। सुधार के कम प्रभाव के कारण क्या है, यानी अभी भी अनौपचारिक क्षेत्र क्यों बना हुआ है अर्थव्यवस्था में अधिक मात्रा में, महामारी में इस प्रक्रिया पर क्या प्रभाव पड़ा, प्रमुख समस्याएं क्या हैं और परिवर्तन से लाभ की स्थितियां क्या हैं। लाभ प्रमुख रूप से यही हो सकता है कि सामाजिक सुरक्षा श्रमिकों को मिलेगी, सरकार को कर राजस्व की प्राप्तियां वो बढ़ सकती हैं और अर्थव्यवस्था का एक तरह से जो संगठित रूप है वो दिखाई देगा। निष्कर्ष में आप बता सकते हैं कि अर्थव्यवस्था के अविकसित रूप में जो परिवर्तन है वही प्रमुख समाधान है, यानी अर्थव्यवस्था जब तक पूर्ण रूप से विकसित स्थिति में नहीं आती है हम अनौपचारिक क्षेत्र को देखेंगे। तो अर्थव्यवस्था की विकास की गति अनौपचारिक क्षेत्र को अपने आप धीरे धीरे घटाती है। मुख्य परीक्षा के दूसरे अभ्यास प्रश्न को हम देखते हैं। केंद्रीय बजट के प्रमुख घटकों की संक्षेप में चर्चा करते हुए राजकोषीय नीति के निर्माण में उत्तरदायी वर्तमान प्रमुख कारक भी समझाएं। 250 शब्दों में 15 अंकों का प्रश्न। उत्तर संरचना हम देखते हैं। पहले भूमिका, केंद्रीय बजट के रूप में राजकोषीय नीति के महत्व को आप बताएं। मुख्य भाग में केंद्रीय बजट के विभिन्न घटकों को संक्षेप में बताएं और दूसरे भाग में राजकोषीय नीति निर्माण के जो कारक हैं वो आप बताएं, जिसमें NK सिंह कमेटी के द्वारा जो प्रमुख रूप से बताया गया था उसके आधार पर जो 3 कारक हैं वो आपको यहाँ पर बताना है। निष्कर्ष में आप बताएंगे लक्षित राजकोषीय नीति से परिणाम अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करते हैं। यह हमारा 28 जनवरी 2022 का समाचार विश्लेषण है। आने वाले दिनों में अन्य दिनों के समाचार विश्लेषण हम आपको इसी तरह से उपलब्ध कराते रहेंगे। बायजूस एग्जाम प्रेप IAS हिंदी को आप बहुत अधिक पसंद कर रहे हैं। अधिक से अधिक संख्या में लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।